Hi everyone. Today we are going to study drugs acting on ANS. ANS एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जिसको हमें समझना ही पड़ेगा आगे के फर्दर कुछ चैप्टर समझने के लिए। जैसे कि लिए हम CVS जब हम समझेंगे तो ड्रग्स फॉर CVS समझने के लिए ANS को आना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसको बहुत ही ईजी वे में आपको समझाऊंगी। तो इसको है ना हम कुछ पार्ट्स में डिवाइड करके इस पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे। मतलब मैं आगे इसके बारे में बताऊंगी आपको। कोलिनर्जिक, एंटी कोलिनर्जिक, एड्रिनर्जिक, एंटी एड्रिनर्जिक, ऐसे ऐसे करके इसको 4-5 पार्ट्स में मुझे आपको पढ़ाना पड़ेगा इस चैप्टर को। तो ज़्यादा मिनट्स का वीडियो नहीं लूँगी मैं, 20-25 मिनट्स का ही वीडियो होगा, बट आपको इसे अच्छे से समझना है। तो हम सबसे पहले जनरल नर्वस सिस्टम की बात कर लेते हैं। नर्वस सिस्टम जो होता है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, CNS और PNS। CNS मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, PNS मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। CNS के अंदर आता है ब्रेन एंड स्पाइनल कोड, PNS के अंदर आ जाता है बहुत कुछ, पेरिफेरल नर्व्स जैसे कि क्रेनियल नर्व्स हो गए जिसके कि 12 पेयर्स हैं, स्पाइनल नर्व्स हो गए। तो ये सारी क्या होती है, पेरिफेरल नर्व्स होती है जो कि ब्रेन और स्पाइनल कोड से अराइज होती हैं। PNS के अंदर हम एफरेंट और इफरेंट नर्व्स आती हैं। इफरेंट को हम मोटर नर्व्स भी बोलते हैं। तो इफरेंट कहाँ से कहाँ सिग्नल्स पहुँचाते हैं। इफरेंट नर्व्स में क्या होता है ना, CNS से इफेक्टर ऑर्गन्स की तरफ हमारा सिग्नल्स पहुँचता है। एफरेंट में क्या होता है, इफेक्टर ऑर्गन से CNS की तरफ हम ले जाते हैं अपने सिग्नल्स को। अब इफरेंट जो है या जिसको हम कहते हैं मोटर नर्व्स, वो दो टाइप्स की होती हैं, ऑटोमेटिक और सोमैटिक। सोमैटिक मतलब जो वॉलंटरली काम करती हैं, ऑटोमेटिक मतलब इनवॉलंटरी काम करती हैं। ऑटोमेटिक भी दो टाइप्स का फर्दर हम डिवाइड करेंगे, पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक मतलब जब हम रिलैक्स स्टेट में होते हैं तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम हमारा एक्टिवेटेड होता है। बट हम जब इमरजेंसी सिचुएशन में होते हैं तो हमारा सिंपैथेटिक सिचुएशन एक्टिवेटेड रहता है। अब पैरासिम्पैथेटिक जो पैरासिम्पैथेटिक जो नर्वस सिस्टम है हमारा, उसके अंदर किस चीज़ का मेन रोल है, क्रेनियो और सैक्रल जो नर्व्स है उनका रोल है। ठीक है, क्रेनियल में 3rd का, 7th का, 9th का, 10th का, और इसमें S2 से S4। और इसमें क्या है, डोर्सोलम्बर यानी थोरैसिक T1 का, L2 और L3 का सिंपैथेटिक में। तो ये थोड़ा सा आप याद कर लीजिएगा, बट ये याद रखिएगा पैरासिम्पैथेटिक रिलैक्स स्टेट में एक्टिवेटेड होता है, सिंपैथेटिक इमरजेंसी स्टेट में एक्टिवेटेड होता है। तो इसका थोड़ा सा दे रखा है, देखिए। सोमैटिक, पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक। सोमैटिक में क्या होता है, सिर्फ एक नर्व होती है पूरी, जो कि लास्ट में एसिटाइल कोलिन रिलीज करती है। सोमैटिक मतलब देखिए मैंने यहाँ लिखा है ना, वोलेंट्री होता है। सोमैटिक मतलब क्या होता है, वोलेंट्री। तो मतलब स्केलेटल मसल्स वोलेंट्री होती है, हमारी विल के अकॉर्डिंग काम करती हैं। तो एक ही इसके अंदर नर्व है जो कि ACH एसिटाइल कोलिन को रिलीज करता है। पैरासिम्पैथेटिक की बात करते हैं और सिंपैथेटिक की बात करें तो इसमें दो दो नर्व्स होती हैं, और ये बीच में जो ये है इसको हम कहते हैं गैंग्लियन। ये वाले को गैंग्लियन कहते हैं, इसको जंक्शन, दो नर्व्स के बीच का जंक्शन को हम गैंग्लियन कहते हैं। यहाँ पर ACH निकलता है, ACH निकलता है, बीच में हमेशा ACH निकलेगा, बट जो लास्ट में है यहाँ पर ACH निकलता है पैरासिम्पैथेटिक में। सिंपैथेटिक में क्या निकलता है, एड्रेनलिन या नोर एड्रेनलिन निकलता है, और ये दोनों क्या होते हैं, इनवॉलेंटरी होता है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। ठीक है, अब बात करते हैं एसिटाइल कोलिन को ब्रेक डाउन करने के लिए एक एंजाइम होता है जिसका नाम है कोलिन इस्टरेज। एसिटाइल कोलिन इस्टरेज एंजाइम जो इसको तोड़ देता है कोलिन और एसीटेट में। ठीक है, कोलिनो रिसेप्टर, दो टाइप के रिसेप्टर होते हैं इधर, मस्करेनिक और निकोटेनिक। तो मस्करेनिक रिसेप्टर जो होते हैं वो G प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर होते हैं, याद रखिएगा। आगे हम इसके बारे में जब हार्ट वाला चैप्टर पढ़ेंगे, CVS वाला, उसमें थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ये स्टिमुलेटेड बाई मस्करीन, ब्लॉक्ड बाई एट्रोपिन। एट्रोपिन ठीक है, इसको ब्लॉक कर देता है मस्करेनिक रिसेप्टर को, जिससे कि इसके सिम्टम नहीं आए। हम ये ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग में पढ़ेंगे। ठीक है, 5 सब टाइप्स होते हैं, M1, M2, M3, M4, M5, और इसके मेन्स 3 ही सब टाइप है जो इंपॉर्टेंट है, हम जो पढ़ेंगे M1, M2, M3 जो कि डिटेल में पढ़ेंगे। निकोटेनिक, स्टिमुलेटेड बाई निकोटीन, ब्लॉक्ड बाई हेक्सामिथोनियम। 2 सब टाइप्स होते हैं, न्यूरोमस्कुलर, NN, NM और NN। आगे इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे।
तो निकोटिनिक रिसेप्टर क्या होता है ना, इसके बारे में मैंने बताया था एनएम एनएन दो टाइप के होते हैं ये। एनएम का मतलब होता है निकोटिनिक मस्कुलर, निकोटिनिक न्यूरोनल। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, निकोटिनिक मस्कुलर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनएमजे इसका साइट ऑफ एक्शन क्या है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ठीक है, दो नर्व्स के बीच का जंक्शन, नर्व न्यूरोन और मसल के बीच का जंक्शन को न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलते हैं, ठीक है। मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प कराता है ये जब एक्टिवेट होता है, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आप देख लीजिएगा। मतलब एड्रेनल ग्लैंड्स क्या कराते हैं, कोज कराते हैं कैटिकोलामाइंस का रिलीज। गैंग्लियंस क्या कराते हैं, जनरेट एक्शन पोटेंशियल। सीएनएस क्या करता है, स्टिमुलेशन कोज करता है। ये सारा हमारा था निकोटिनिक रिसेप्टर के बारे में। नाउ कम्स टू दी मस्करेनिक रिसेप्टर। इसमें M1 M2 M3 तीनों इंपॉर्टेंट है। M2 क्या है, सिर्फ हार्ट में प्रेजेंट होता है, ये डिक्रीज कराता है रेट को, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी को और वेलोसिटी हार्ट की, ठीक है। CNS M1 कहाँ कहाँ, तीन जगह पे प्रेजेंट होता है। CNS, ऑटोनोमिक गैंग्लिया, गैस्ट्रिक पैराइटल सेल्स। पैराइटल सेल क्या करते हैं, इंक्रीज कराते हैं एसिड सिक्रीशन यानी HCl सिक्रीशन। ये मेमोरी लर्निंग में हेल्प करता है, ये स्टिमुलेशन में हेल्प करता है। नाउ कम्स टू दी M3। M3 क्या करता है, विसरल स्मूथ मसल, GIT को कॉन्ट्रैक्ट कराता है, पेरिस्टाल्सिस को बढ़ाता है और मतलब कॉन्स्टिपेशन में हम इसको यूज़ करते हैं। ब्रोंकाई को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, तो हम इसको अस्थमा के केस में नहीं देंगे। यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करता है। आई में क्या करते हैं, आइरिस को कॉन्ट्रैक्ट करता है, मतलब मियोसिस कराता है। सीलियरी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है। ग्लैंड्स का सिक्रीशन इंक्रीज करा देता है, सभी ग्लैंड्स का। ब्लड वेसल्स का क्या करता है, वैसो डायलेट करता है, तो हाइपोटेंशन कोज कर सकता है। अब इसके ड्रग क्लासिफिकेशन की बात हम करते हैं। कोलिनर्जिक ड्रग्स, कोलिनोमिमेटिक, सिंपैथोमिमेटिक। मेमेटिक मतलब जो कि सेम एक्ट करती है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की तरह, उन्हीं ड्रग्स को हम बोलते हैं कोलिनर्जिक ड्रग्स। कोलिनर्जिक अगोनिस्ट, अगोनिस्ट मतलब सेम एक्टिंग एज द पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। कोलिन स्ट्रेस, स्ट्रेस इज द एंजाइम विच ब्रोक डाउन द कोलिन, ठीक है। एंटी एसिटाइल कोलिन को जो ब्रेक करता है वो कौन सा एंजाइम होता है, एंटी कोलिन स्ट्रेस, ठीक है। एंटी कोलिन स्ट्रेस का मतलब है स्ट्रेस इन द एंजाइम। एंटी कोलिन स्ट्रेस का मतलब है हम उस एंजाइम को ब्लॉक कर देंगे। तो इसमें हम क्या करते हैं, एंजाइम को इनहिबिट करते हैं। तो इसमें दो टाइप के होते हैं, कोलिनर्जिक अगोनिस्ट दो टाइप के होते हैं, कोलिनेस्टरेज, एल्कलॉइड्स। एल्कलॉइड्स में मस्करिन, पिलोकार्पिन। इसमें क्या होएगा, कोलिनेस्टर्स में एसिटाइल कोलिन, मीथाकोलिन, ठीक है। अब एंटी कोलिनेस्टरेज दो टाइप के होते हैं, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल में कार्बामेट्स आते हैं, इरिवर्सिबल में ऑर्गेनोफॉस्फेट्स आते हैं। इसकी पॉइजनिंग के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इसमें क्या आएगा, फाइसोस्टिग्मिन, नियोस्टिग्मिन, पायरिडोस्टिग्मिन, एड्रोफोनियम। इसमें क्या आएगा, डाइफ्लोस, इसमें मेलाथियोन, इकोथियोफेट, ये सब आएंगे इसके अंदर। तो ये क्लासिफिकेशन आपको याद करना पड़ेगा खुद से ही, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख के देखिएगा इसको। ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, कोनोट्रोपिक, आइनोट्रोपिक, ड्रोमोट्रोपिक। इनका मतलब क्या होता है, हम इनके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। तो कोनोट्रोपिक का मतलब होता है हार्ट रेट का मतलब ये हम है ना किसके एस्पेक्ट में इसको बात कर रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। तो ये क्या है, कोलिनर्जिक सिस्टम के बारे में या पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के बारे में हम रिलेटेड इससे बात कर रहे हैं। तो ये क्या करता है, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम डिक्रीज कराता है। तो मतलब कोनोट्रोपिक मतलब डिक्रीज हार्ट रेट, ठीक है। डिक्रीज आइनोट्रोपिक मतलब फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज ड्रोमोट्रोपिक मतलब डिक्रीज कंडक्शन वेलोसिटी। तो हम इसका मतलब याद रख लीजिए क्या होता है। कोनोट्रोपिक मतलब हार्ट रेट, कोनोट्रोपिक मतलब हार्ट रेट। आइनोट्रोपिक मतलब फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, कितनी फोर्स से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। ड्रोमोट्रोपिक मतलब कंडक्शन वेलोसिटी, कंडक्ट कितनी फास्टली हो रहा है। यूजेस क्या क्या हैं अब इसके, ये ड्रग्स जो मैंने अभी अभी पढ़ाई थी आपको, कोलिनर्जिक अगोनिस्ट, एंटी कोलिनेस्टरेज, इनके इनके यूजेस हैं GI कॉन्स्टिपेशन डिसऑर्डर, यूरिनरी रिटेंशन डिसऑर्डर्स। GI कॉन्स्टिपेशन डिसऑर्डर मतलब अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन है तो ये क्या करता है, GI मोटिलिटी को इंक्रीज कराता है, इंटेस्टिनल मोटिलिटी को इंक्रीज कराता है। तो जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा उस पेशेंट को, उससे रिलीव मिलेगा उसको। यूरिनरी रिटेंशन में भी सेम ऐसे ही कराता है। आइज़ में क्या कर सकता है, मियोसिस अगर हमें कराना है, अगर हमें किसी का मिड्रेसिस किया है, आई ड्रॉप्स डालते हैं ना जब चेक किया जाता है, ऑप्टिक नर्व्स वगैरह, ऑप्टिक डिस्क चेक किया जाता है, तो उस टाइम पे आई ड्रॉप्स डाला जाता है प्यूपिल को डायलेट करने के लिए। अगर हमें उसको वापस उसको अनडायलेटेड करना है तो उसके लिए हम मियोसिस के लिए
क्या कर सकते हैं, कोलिनर्जिक ड्रग का इस्तेमाल कर सकते हैं। डिक्रीज आयोट्री, इंट्राओक्यूलर टेंशन को कम करने के लिए इन केस ऑफ ग्लोकोमा। अल्जाइमर डिजीज, क्योंकि इसका M1 का CNS में भी रोल था, इसलिए अल्जाइमर डिजीज में यूज़ कर सकते हैं। माइस्थेनिया ग्रेविस में भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि माइस्थेनिया ग्रेविस में क्या होता है ना, वीक हो जाती हैं मसल्स, और हम क्या करेंगे ना, इसमें एंटीकोलिनेस्टेरेज का यूज़ करेंगे। माइस्थेनिया ग्रेविस में एंटीकोलिनेस्टेरेज का यूज़ करेंगे, जिससे कि ACH जो है वो बहुत देर तक स्टिमुलेट कर सके, बहुत देर तक प्रेजेंट रह सके एनएम जंक्शन के ऊपर, और उसको स्टिमुलेट कर सके, जिससे कि जो वीक मसल्स हुई हैं उनका फैटिग कम हो सके और वो कॉन्ट्रैक्ट अच्छे से हो सके। कोबरा बाइट में यूज़ कर सकते हैं, बेलाडोना धतूरा पॉइजनिंग में यूज़ कर सकते हैं। इसके एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो मैंने पहले भी बताया था, ब्रोंकियल अस्थमा, क्योंकि ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन कराता है। कोरोनरी इंसफिशियंसी, ब्रेडिकार्डिया। कोरोनरी इंसफिशियंसी क्यों, क्योंकि वेसोडाइलेशन कराता है। ब्रेडिकार्डिया हाइपोटेंशन कोज कराता है बिकॉज ऑफ वेसोडाइलेशन। पेप्टिक अल्सर कोज करा देता है। ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग की बात करते हैं हम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स में पूछा जाता है। तो इसके इफेक्ट्स क्या क्या होंगे, सबसे पहले तो ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग, यानी ये इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स वगैरह में ज़्यादा प्रेजेंट होती है ऑर्गेनोफॉस्फोरस। तो अगर किसी ने मान लीजिए जानबूझकर सुसाइडल टेंडेंसी से या गलती से ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग, उसने मतलब ऑर्गेनोफॉस्फोरस को कंज्यूम कर लिया, तो क्या क्या इफेक्ट होंगे उस पेशेंट के ऊपर। मस्करेनिक, उसको ब्रेडिकार्डिया होगा, हाइपोटेंशन होगा, ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा, इंक्रीज ब्रोंकियल सिक्रीशन होगा, लैक्राइमेशन होगा, स्वेटिंग, मायोसिस, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, ये सब उसके इफेक्ट्स होंगे। निकोटिनिक में क्या होगा, मसल पैरालिसिस हो सकता है। डेथ क्यों होगी उसकी, रेस्पिरेटरी फेल्योर की वजह से। ये सारे एक इफेक्ट्स हैं उस पर्सन के ऊपर देखे जाएंगे, जो इफेक्ट सेम पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम हमारे ऊपर कोज करता है, वही सारे इफेक्ट्स इस पॉइजनिंग की वजह से एक पर्सन के ऊपर आएंगे। नाउ कम्स टू द मैनेजमेंट। इसका मैनेजमेंट हम कैसे करें। अभी हम 2 टाइप से इसका मैनेजमेंट करेंगे, एक सपोर्टिव मैनेजमेंट, एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, ठीक है। तो सपोर्टिव मेजर्स में हम क्या कर सकते हैं, टर्मिनेशन ऑफ एक्सपोजर। तो जो क्लोथ्स हैं हमारे एक्सपोज हो गए उनको रिमूव कर देना है, क्लीन वाटर से खुद को वॉश कर लेना है, उस जगह से दूर चले जाना है जहाँ पर ये मतलब हमें पेस्टिसाइड वगैरह लगा था, इंसेक्टिसाइड लगा था, या हमने पॉइजन कंज्यूम किया था। मेंटेनेंस ऑफ पेटेंट एयरवे मेंटेन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें डेथ ही रेस्पिरेटरी फेल्योर की वजह से होती है। आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन एंड ऑक्सीजन की नीड हो तो वो करना है हमको। डायजेपाम देने हैं अगर कन्वल्जन आ रहा है, क्योंकि डायजेपाम इज ए एंटी कन्वल्जन ड्रग। ट्रीटमेंट ऑफ शोक, अगर शोक में चला गया है पेशेंट तो उसका ट्रीटमेंट करना है। स्पेसिफिक ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो ड्रग्स हैं कुछ, जैसे कि एट्रोपिन, कोलिनेस्टेरेज रिएक्टिवेटर, ऑक्साइम्स, ठीक है। ये 2 ड्रग्स हैं। एट्रोपिन की बात करते हैं तो ये स्पेसिफिक एंटीडोट होता है ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग में। रिक्वायर्ड इन वेरी हाई डोज 2 to 4 mg एवरी 3 to 10 मिनट्स टिल मस्करेनिक सिम्टम्स डिसअपियर। हम है ना हर 3 से 10 मिनट में इस ड्रग को रिपीट करेंगे 2 to 4 mg, जब तक कि मस्करेनिक सिम्टम जैसे कि ब्रेडिकार्डिया, मियोसिस डिसअपियर नहीं हो जाते। डोज हमें 200 mg तक भी देनी पड़ सकती है सीवियर केसेस में। एट्रोपिन हैज़ नो इफेक्ट ऑन एनएम रिसेप्टर। अगर न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन बहुत ये सब हो रहा है मतलब, तो ये इसका जो है ना एट्रोपिन का जो इफेक्ट होता है वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे नहीं होता है, ये आप याद रखिएगा। अब बात करते हैं ऑक्सिम्स की। ऑक्सिम्स जैसे कि प्रेलिडोक्सिम, DAM, डाइएसिटाइल मोनोऑक्साइड, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, ये भी हम दे सकते हैं, पर ये हम तब दे सकते हैं जब बहुत ही कम टाइम हुआ है ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजन को कंज्यूम किए हुए, बहुत ही कम टाइम हुआ है, या पेशेंट बहुत ही कम टाइम पहले ही कॉन्टेक्ट में आया था। अगर हम इसको बहुत टाइम बीत चुका है उसके बाद हम ऑक्सिम्स अगर पेशेंट को दे रहे हैं तो इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा पेशेंट में, बिकॉज एजिंग एक प्रोसेस है जो कि ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग में होता है। क्या होता है ना, ऑर्गेनोफॉस्फोरस है ना वो बॉन्ड बना लेता है एसिटाइल कोलिन एस्टरेज के साथ, और वो जो बॉन्ड जो बॉन्ड बनता है ना उसकी वजह से फिर ऑक्सिम्स की हेल्प से उसको हम ब्रेक नहीं कर सकते, उसके सिम्टम्स को रिवर्स नहीं कर सकते, इसीलिए हमें एट्रोपिन को देना पड़ता है। एजिंग में एट्रोपिन काम आती है ना कि ऑक्सिम्स। तो ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है कार्बामेट पॉइजनिंग में भी, तो ये आपको याद रखना है। इसमें है ना अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछेंगे, ये पक्का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्स में। तो थैंक यू सो मच।